पोस्टमार्टम में एग्जैक्टली होता क्या है? फीमेल है 26 ईयर ओल्ड और फॉल फ्रॉम हाइट से उनकी डेथ हो गई। डिसीज को देखा तो आप नेक पे काफी निशान है। फॉल फ्रॉम हाइट की इंजरीज से आप कोरोबरेट ही नहीं कर पा रहे हो अपनी इंजरीज। मल्टीपल पर्सनालिटी एग्जैक्टली होता क्या है? एक इंसान के अंदर आत्मा आ गई, अब वो अचानक से हम अंजलिका अमी तुम्हारा खून पीओ, अचानक से उसका वॉइस टेक्सचर चेंज हो गया। अभी वो दो इंसान को एक हाथ से उठा रहा है। ह्यूमनली अगर आप सोचें तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। स्नेक पॉइजनिंग की फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या मिथ प्रेवलेंट है? सांप ने काट लिया तो इंसान मर जाएगा। हीरो आता है, हीरोइन को स्नेक ने काट लिया है और वो उसको स्नेक बाइट पे अपना मुंह लगा के जहर को सक करने लग जाता है और अचानक से हीरोइन जिंदा हो जाती है। नहीं करना है। एविएशन डिजास्टर जिसके बारे में सब जानते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फोरेंसिक्स इन सच डिजास्टर्स? ह्यूमन बॉडीज के पार्ट को जोड़ के और डीएनए मैचिंग करके आपको रिलेटिव्स तक पहुंचाना। पोस्ट ब्रेकअप भी ऐसा देखा गया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉकिंग एंड देन हरासमेंट। एक इंसान कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं आपको टच कर सकता हूँ, पर दूसरा वाला कहता नहीं, वी वर जस्ट फ्रेंड्स। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, कंसेंट की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, इंटेंट की प्रॉब्लम। कौन सा मिथ है जिसको आप ब्रेक करना चाहेंगे फ्रॉम अ फोरेंसिक पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन पॉपुलेशन? हाय, वेलकम टू यूएसबी अनप्लग्ड। आज के जो हमारे एक्सपर्ट है वो आपको सीआईडी की याद दिलाएंगे। सीआईडी में एक डॉक्टर सालुंके हुआ करते थे। जब कोई भी समस्या आती थी और जब कोई भी कहता था कि कुछ तो गड़बड़ है तो उनके पास उसका सोल्यूशन होता था। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर आदित्य। ही इज एमडी फोरेंसिक फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। वेलकम डॉक्टर आदित्य। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सो डॉक्टर आदित्य, जब हम फोरेंसिक्स की बात करते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं फोरेंसिक के बारे में, तो हमेशा एक चीज इंडियन कंटेक्स्ट में आती है, वो है पोस्टमार्टम्स। इंडिया में इवन दो कॉज ऑफ डेथ क्या है वो डिटेक्ट नहीं भी हो रहा, बहुत सारे लोग इससे हेजिटेट करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? सर, इंडियन कल्चर में आप देखिए तो इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप पोस्टमार्टम की बात उनसे करते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि मेरे रिलेटिव या मेरे फैमिली मेम्बर के साथ चीराफाड़ी होगी, ऐसा कुछ होगा जिससे उनके इमोशंस को हर्ट होता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। बट ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर केसेस में अगर आप मोस्टली कई बारी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉज ऑफ डेथ पता हो। केसेस में मेडिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप पोस्टमार्टम करते हैं मेडिकली तो इसका मतलब ये है हमको तीन चीज़ों का पता करना है। बेसिकली कॉज ऑफ डेथ क्या रही है, वो रिसर्च पर्पस के लिए आगे यूज़ होता है। टाइम ऑफ डेथ क्या है, मैनर ऑफ डेथ क्या है। बेसिक जो काम है पोस्टमार्टम का वो यही है। बट इन सम सिनेरियोज जहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कुछ और लगते हैं और बॉडी कुछ और कह रही होती है, तब वो जब हमारे पास लेके आता है सिनेरियो को, तब हमको उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस नॉर्मल सा है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला कि सर एक फीमेल है 26 ईयर ओल्ड और फॉल फ्रॉम हाइट से उनको इंजरी हुआ है और उनकी डेथ हो गई। जब आपने केस देखा, डिसीज्ड को देखा, तो आपने देखा कि अरे उसके नेक पे काफ़ी निशान है, कुछ मार्क्स हैं। अब आप फॉल फ्रॉम हाइट की इंजरीज से आप कोरोबरेट ही नहीं कर पा रहे हो अपनी इंजरीज। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो हिस्ट्री मिली वो उसने आपको आके बताई। अब आपने जब अब इंजरीज देखी, डिसीज्ड को देखा, तब आपने बताया कि नहीं सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इंजरीज फॉल फ्रॉम हाइट से हो ही नहीं सकती, ये तो मुझे कुछ और लग रहा है। तब आप उनको अपने सस्पिशंस बताओगे, आप साइंटिफिकली प्रूव करोगे कि ये होमिसाइड या फिर मर्डर या अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ आ रहा है इसमें। दैट्स हाउ वी सपोर्ट द लीगल सिस्टम बाय डूइंग पोस्टमार्टम। सो आपने इमोशनल बिलीव्स की बात करी। पोस्टमार्टम में एग्जैक्टली होता क्या है? जब कोई बॉडी आपके पास आती है तो आप एग्जैक्टली क्या करते हैं उसमें? सर देखिए, पोस्टमार्टम इज एज इक्विवेलेंट टू अ सर्जिकल प्रोसीजर। इट इज़ अ डाइसेक्शन प्रोसीजर जो कि प्रोफेशनली ट्रेन डॉक्टर्स करते हैं। इसमें आप सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके पास एक केस लेके आता है जो उसकी आपको हिस्ट्री बताता है कि इसके साथ हुआ क्या है इन। और हम जब पोस्टमार्टम करते हैं तो इट इज़ वेरी वेल नोन थिंग इन अमोंग अस एज अ डॉक्टर कि डिग्निफाइड मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं है जैसा लोगों को लगता है कि चीरफाड़ हुई, ऐसा नहीं होता। हम पोस्टमार्टम करते हैं इन अ वेरी सिस्टमेटिक मेडिकल वे में, जहाँ पे हम हर ऑर्गन्स को चेक करते हैं। अगर नेचुरल कॉज ऑफ डेथ है तो वो भी हमको बताना ज़रूरी है कि भाई आपका लीवर खराब होता है इसलिए डेथ हो। अगर अननेचुरल है, वहाँ पे हमारा रोल ज़्यादा आता है। हमको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को एक्चुअली हेल्प करना होता है कि जो
सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं वो इंजरी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इसको एक ऐसा बिलीफ मानते हैं कि जिसको हम अवॉइड कर सकें। बिलीफ की जब तक बात आती है, फॉरेंसिक्स जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया में अभी भी बिलीफ पे है, जबकि फॉरेंसिक एक्चुअली आई थिंक टेस्ट बेस्ड होता है, साइंटिफिक बेस्ड होता है। जब हम बिलीफ के बारे में बात करते हैं, एक इंडिया में बहुत ही कॉमन बिलीफ रहता है कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी बड़ी अलग अलग है, ये मल्टीपल पर्सनालिटी शो करता है। हमारे यहाँ बहुत सारी मूवीज हैं जैसे भूल भुलैया, स्प्लिट, जिसने इसको काफी मेन स्ट्रीम भी कर दिया है। फॉरेंसिक के हिसाब से मल्टीपल पर्सनालिटी एग्जैक्टली होता क्या है? सर, इंडियन कल्चर, मूवीज, सिनेमा, ड्रामा, इसमें पर्सनैलिटी को जैसे प्रोजेक्ट किया गया है, आप जैसे भूल भुलैया आपने मूवी का जिक्र किया, स्प्लिट मूवी का आपने जिक्र किया। भूल भुलैया मूवी में क्या होता है, एक इंसान के अंदर आत्मा आ गई, अब वो अचानक से हम अंजलिका हम ये तुम्हारा खून पीओ, अचानक से उसका वॉइस टेक्सचर चेंज हो गया, अचानक से उसके अंदर एक पावरफुल स्ट्रेंथ बढ़ गया। जहां पे एक इंसान एक गमला नहीं उठा सकता था, अभी वो दो दो इंसान को एक हाथ से उठा रहा है। तो ह्यूमनली अगर आप सोचें तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, चाहे आपके अंदर आत्मा आई हो या ना आई हो। तो पर्सनैलिटी चेंज या मल्टीपल पर्सनैलिटी ये जो टर्म है ये साइंटिफिक नहीं है सर, ये हमारा और मूवीज के द्वारा दिया गया है। तो एक्चुअली जो साइंटिफिक टर्म है वो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी का फ्रेगमेंटेशन होता है। तो अब ये भी डीआईडी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी सर ऐसा नहीं है कि आप एक इंटरव्यू में किसी के साथ बैठे और आपने साइकेट्रिक एवेल्यूशन किया और आपने बोल दिया कि डायग्नोसिस ये है। इट टेक्स हेल लॉट ऑफ पूरा स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू होता है, प्रीवियस हिस्ट्री चेक की जाती है, बिहेवियर कंसिस्टेंसी टेस्ट होते हैं, उससे आप इसको डायग्नोस करते हो। तो इंडियन सिनेमा ने कुछ एक इंटरेस्टिंग डायग्नोसिस देखा कहीं पे और उसको सिनेमा में दिखा दिखा के उसको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया कि भाई मल्टीपल पर्सनालिटी होती है, इसका बिहेवियर चेंज हो गया। अभी तो ये कुछ टाइम पहले शांत रहता था, अब अचानक से गुस्सा करने लग गया। अब सर, पर्सनालिटी इज एन इमोशन, मतलब मैं आपके साथ कैसा बिहेव करूंगा और मैं अपने कलीग्स के साथ कैसा बिहेव करूंगा या अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करूंगा, इट इज़ एन इमोशन ना सर। मैं अगर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ तो मेरा बिहेवियर डिफरेंट होगा, अगर मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ तो मेरा बिहेवियर डिफरेंट होगा, बट वो मेरी पर्सनैलिटी चेंज थोड़ी ना कर रहा है। इट इज़ एन इमोशन। पर्सनैलिटी चेंज तब होती है जब आपका आइडेंटिटी ही फ्रेगमेंट हो जाए, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की या फिर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की, तो ऐसे केस सिनेरियोज जहाँ पे मल्टीपल पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ हो, ऐसा कोई केस आप बताना चाहेंगे? सर, बहुत बहुत केसेस है वैसे, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस, काफ़ी मूवीज बन चुकी हैं उस पर, इस रमन राघव। इतने लोगों को मारा है, बट रमन राघव क्या था, रमन राघव कौन था, रमन राघव के दिमाग में चल क्या रहा था? ही वॉज अ डायग्नोस्ड केस ऑफ क्रॉनिक पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। वो भी डीआईडी का मतलब ही वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफर नहीं कर रहा था वो। और आपको मैं बताऊं, डीआईडी इज अ वेरी रेयर डायग्नोसिस, बहुत कॉमन नहीं है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, मतलब इसमें आपको हेल्यूसिनेशंस होते हैं, इसमें आपको डेल्यूजन्स होते हैं, एंड ही वॉज अ क्रिमिनल बिकॉज उनके पास इंटेंट था। वो क्या करते थे, उनके पास एक वेपन है। ऑब्वियसली जब आपके पास एक वेपन है, आप एक वेपन से किसी इंसान को मार रहे हो और फिर आप छुप रहे हो, तो आपके पास प्लानिंग है, आप बचना चाह रहे हो। Exactly. आपके पास इंटेंट है, इसको हमारे फॉरेंसिक टर्म में मैंसरिया बोलते हैं। मतलब ऑब्वियसली उनका इंटेंशन है किसी को मारना और फिर बचना, तो पूरा प्लानिंग इन्वॉल्व है इसमें। जब प्लानिंग इन्वॉल्व है, आप क्राइम करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली यू आर अ क्रिमिनल। ही वॉज अ साइकोपैथ। एक और केस है सर, जैसे इंटरनेशनली अगर हम बात करें, बिली मिलिगन। सिर्फ यही एक ऐसा मेजर केस है, ये भी 1960s की बात है, जिसमें डीआईडी डायग्नोस हुआ और डीआईडी के बेसिस पे उनको मेंटल इंसैनिटी के बेसिस पे डिफेंस मिला। ही वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड, उनको साइकेट्रिक हेल्थ सेंटर में भेजा गया था अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स। एंड आप अगर देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स पे इस पे भी सीरीज है बिली मिलिगन पे, कि ही वॉज हैविंग 24 पर्सनैलिटीज। और फॉरेंसिकली अगर मैं बात करूं तो जिस समय एक बंदा क्राइम कर रहा है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कोर्ट ये पूछता है कि इस क्राइम का नेचर आपको पता था कि नहीं पता था। Okay.
जो आप एक्ट कर रहे हैं, इस एक्ट की वजह से इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आपको पता थे या नहीं पता थे। Okay. अगर ये पता है किसी इंसान को और उसके बावजूद ही इज डूइंग दैट, इसका मतलब He was aware of he what was he was aware doing. of he was aware of everything. In case of बिली मिलिगन, कोई और पर्सनालिटी क्राइम करती थी, जो कोर पर्सनालिटी थी बिली मिलिगन की, उसको उसके बारे में नहीं पता, Okay. एंड इट वाज डायग्नोस्ड बाय द सेट ऑफ साइकेट्रिस्ट। So, something like multiple personality, if someone claims I have a multiple personality, I think हमने अपरिचित मूवी में भी इस तरीके की चीजें देखी थी. So, if someone claims I have a multiple personality, is it valid in court? सर, मल्टीपल पर्सनालिटी जैसा मैंने अभी आपको बताया, मल्टीपल पर्सनालिटी जैसा कोई टर्मिनोलॉजी साइंटिफिकली तो नहीं हम यूज Valid नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई बोलता है कि मेंटली इंसेन है या तो इंसेनिटी के लॉज हैं हमारे पास, लेकिन तब भी कोर्ट आपसे ये पूछता है कि नेचर ऑफ क्राइम पता है आपको, प्लानिंग इन्वॉल्व है आपके जो भी आपने क्राइम किया है उसमें। कई बार क्या होता है सर कि किसी अक्यूज ने क्राइम किया, एक बड़ा सा एडवोकेट आता है, उसके बाद अचानक वो अक्यूज्ड इंसेन हो जाता है Okay. कि सर मैं भूल गया सर, मैं अब मेरे को याद नहीं आ रहा। आप स्पेसिफिकली उसी इंसिडेंट को भूले हो, आपको पता है कि आपको लौट के घर कहाँ जाना है, आपको ये भी पता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, आपको अपना फोन नंबर पता है, स्पेसिफिकली आप उस इंसिडेंट को भूल गए हो। ये Valid इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिफेंस Exactly. मैकेनिज्म इन कोर्ट, बट नॉट इसमें इंसेन क्राइटेरिया नहीं आता सर। Nice. काफी कुछ समझ में आया, काफी कुछ सीखने को भी मिला। जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं, हम बॉलीवुड के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। बॉलीवुड ने एक और चीज को आई थिंक थोड़ा ग्लोरीफाई किया है, या थोड़ा जिस चीज को बताया वो है नार्को, वो है पॉलीग्राफी। तो ये एग्जैक्टली ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, नार्को, ये एग्जैक्टली होता क्या है? सर, इंडियन सिनेरियोज में फिर आपको बता रहा हूँ मैं, मूवीज जिस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रही हैं या मूवीज में जो दिखाया जाता है, इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग टू सी, Okay. बट नॉट ऑलवेज ट्रू। तो जो पॉलीग्राफ टेस्ट है या नार्को एनालिसिस की जो आपने बात करी, या ब्रेन मैपिंग, अब ये सच बताता है या झूठ बताता है? ये कुछ नहीं बताता सर, सच तो बिल्कुल नहीं बताता। तो जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो बेसिकली है क्या सर, आपके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को मेजर करता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्किन कंडक्टिविटी जैसे स्वेटिंग। अब इसका आइडिया क्या है, ये कहना क्या चाहता है पॉलीग्राफ टेस्ट? ये कहना चाहता है कि जब जब आप झूठ बोलोगे तब आपके ये पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी है क्या सिर्फ झूठ बोलने पे? अगर आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मेरा बढ़ जाएगा, मैं स्टेयर्स से चढ़ के आ रहा हूँ, मेरा हार्ट रेट भी हाँ, बढ़ जाएगा। मैं किसी चीज से डरा हुआ हूँ, एंजाइटी में हूँ, Exactly. तो मेरा बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सच तो नहीं बताता, पर हाँ ये कहता है कि जब आप झूठ बोलोगे तब ये बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इट इज अ इन्वेस्टिगेटिंग एड, एक तरीके का इन्वेस्टिगेटिंग एड है। अब नार्को एनालिसिस में आप कुछ ड्रग्स दे देते हो, जैसे सोडियम पेंटोथाल दिया आपने, और उसके ब्रेन के इनहिबिशंस को कम करते हो। उसके बाद आप सेट ऑफ क्वेश्चंस उससे आप पूछते हो। जब आपने किसी को ड्रग कर दिया, उसके ब्रेन के पावर को इम्पेयर कर दिया, तो अब नाउ इज नॉट इन द कैपेसिटी कि वो आपको सारी बात जो बोल रहा है वो इमेजिनेशन नहीं है, ये आप नहीं, वो फिर जब आप वो बोलेगा वो इमेजिनेशन प्लस मेमोरी का कॉम्बिनेशन बताता है। Okay. मतलब आप बाहर से जो भी आप सेट डालना चाहो उनके दिमाग में, ही विल इमेजिन दैट, ही विल कंबाइन इट विद हिज और हर मेमोरी, और फिर वो आपके सामने एक आंसर देगा। तो सच मापने के पैमाने तो नहीं है ये टेस्ट, बट हाँ ये इन्वेस्टिगेटिंग एड्स है। और इसमें भी सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कंसेंट। आपको अक्यूज्ड का कंसेंट लेना होगा, उनको मानना होगा कि आपके साथ ये टेस्ट किए जा रहे हैं, अदरवाइज इट इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट करके जो हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो टेस्ट हुआ उसके बाद फ्लक्चुएशंस होते हैं और जो बता देते हैं कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, दिस इज आल्सो फॉल्स डिपिक्शन। आर दीज आल्सो वैलिड इन कोर्ट्स? नो सर, अभी मतलब दीज आर ऑल हेल्पफुल इन इन्वेस्टिगेशन। एक तरह से 1% ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकते हैं, बट कोर्ट इनको एज एविडेंस नहीं मानता।
आई थिंक ये तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में, बिकॉज अभी भी हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनाई जाती है वो यही है कि इसके बाद जो कितनी मूवीज़ बनी है कि ये टेस्ट हो गया, अगर वो डिटेक्ट हुआ देन इट बिकम्स रियलिटी कि हाँ ये वो सही बोल रहे थे या वो गलत बता रहे थे। इंडिया में ऐसा देखा गया है आजकल, एक बहुत ही कॉमन समस्या या बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू है, वो है पॉइजनिंग का। बहुत सारे स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान्स बने हैं बिकॉज अ नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू स्पेशली स्नेक पॉइजनिंग बढ़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्रेवलेंट हैं इंडिया में। स्नेक पॉइजनिंग की जब हम बात करते हैं तो फ्रॉम अ फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या मिथ प्रेवलेंट है इंडिया में? सर इमोशनली अगर मैं बताऊं, जो मिथ्स इंडियन कल्चर में प्रेवलेंट है कि सांप ने काट लिया तो इंसान मर जाएगा या कुछ मिनट्स में मर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास गोल्डन पीरियड है, आप 30 मिनट्स टू 6 आवर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्नेक किसने केस काटा है। हाँ, तो आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए फर्स्ट थिंग, और ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। मेडिकली अगर मैं बात करूं तो जैसे ही किसी स्नेक ने काटा तो नॉर्मली लोग स्नेक को पकड़ते हैं, स्नेक को पकड़ के लेके आते हैं। बिल्कुल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको स्नेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में। हमको जिसको स्नेक ने काटा है उसकी ज़रूरत है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप मूवीज में देखा होगा, काफ़ी मूवीज में हीरो आता है, हीरोइन को स्नेक ने काट लिया है और वो उसको स्नेक बाइट पे अपना मुंह लगा के ब्लड सक करने लग, जो भी जहर को सक करने लग जाता है और अचानक से हीरोइन जिंदा हो जाती है। और बिल्कुल। नहीं करना है आप, और उनको इन्फेक्शन कर रहे हैं आप, नेक्रोसिस के चांसेस बढ़ा रहे हैं उस साइट पे जहाँ पे स्नेक ने काटा है। आपको सिर्फ पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आना है। दूसरी चीज जो हम करते हैं या बहुत लोग इवन एजुकेटेड लोग करते हैं, अप्लाई कर देते हैं प्रेशर। उनको ऐसा लगता है कि जहर ऊपर ना बढ़े तो वो टॉर्निकेट बांध देते हैं या किसी भी चीज से उस प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना है, इट इज प्रोहिबिटेड, आपको करना ही नहीं है। हमारे पास प्रॉपरली एंटी स्नेक वेनम्स हैं, ट्रीटमेंट है बेसिकली अगर कहना चाहूँ तो। स्पेसिफिक हर स्नेक का अलग स्पेसिफिक हमारे पास ट्रीटमेंट उपलब्ध है हॉस्पिटल में। आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये है कि पेशेंट को रिएश्योर करना है कि आप ठीक हो जाओगे। आपको वो सराउंडिंग को सेफ रखना है, आपको पेशेंट को रिश्योर करके हॉस्पिटल लेकर आना है। हॉस्पिटल में हमको उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन हमको सबसे पहले जो नॉर्मली हम इमरजेंसी में करते हैं वो करना है, और हमको उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। और स्नेक्स का डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। दो टाइप के स्नेक होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक, एक हीमोटॉक्सिक। मतलब जो एक ब्लड पे काम करेगा, एक आपके नर्वस सिस्टम ब्रेन पे काम करेगा। तो उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। आपके पास टाइम है, आप हॉस्पिटल में लेके आइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए पेशेंट को। सो आजकल जो बहुत ट्रेंड चल रहा है वो है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम के कारण बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रेवलेंट हुई हैं, बहुत प्रचलन में आई हैं, जिसमें से एक है ट्रैकिंग का। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से प्लान्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम ट्रैकिंग करने जाते हैं? ये टर्म अभी इंट्रोड्यूस हुआ होगा, बट ट्रैकिंग तो हम बहुत पहले से चल रही है। लोग कब से पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। पहले वाले लोग थोड़े समझदार थे सर, उनको नेचर की ना थोड़ी परख थी। हमारी जो जनरेशन है उनको जो चीज सुंदर लगी उसको टच करना है या खा लेना है। जितने भी पॉइजनस प्लांट्स हैं हिमालयाज पे, अगर आप ट्रैक करने जा रहे हैं, कई पॉइजनस प्लांट्स हैं जो दिखने में बड़े सुंदर हैं, पर जैसे ही आपने उनको टच किया वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे एक प्लांट होता है सर एकोनाइट, बड़े ब्यूटीफुल से उसके फ्लावर्स होते हैं, पर्पल पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। उसका स्टेम से मतलब हर पार्ट ऑफ दैट प्लांट इज पॉइजनस। मोस्ट पॉइजनस इज रूट। आप उसको टच करोगे, आपको टच करने से ही आपके हाथ में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और बाई चांस किसी महान आत्मा ने उसको खा लिया, इंजेस्ट कर लिया, कार्डियोटॉक्सिक है सर, आप अरिदमियाज होंगे। वो करता है एक्चुअली, साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं तो वो सोडियम चैनल्स को इनिबिट कर देता है। तो बेसिकली एकोनाइट इज अ कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन, आपको डेथ हो जाएगा। वैसे ही एक प्लांट है हिमालयन यू करके, उससे भी आपको बच के रहना है। एक होता है सर स्टिंगिंग नीडल, ये एक ऐसा प्लांट है दिखने में बिल्कुल सेफ न, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ कर रहा है। आप ट्रैक कर रहे हैं और आपका हाथ उस पर लग गया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कराता है। आपको इतनी हाथ में जलन होगी, आप एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे,
डर्मेटाइटिस बेसिकली अर्टिकेरिया जैसा बिहेव करता है। उसमें एक छोटे 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 थॉर्न्स होते हैं जिसमें हिस्टामिन्स वगैरह होता है। तो बेसिकली अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो, आप नेचर के पास जा रहे हैं, आप नेचर से बच नहीं सकते हो। आपको प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। आपको कुछ मेडिसिन हैं, एंटी हिस्टामिन्स लेके चलिए, आप कुछ कुछ मेडिसिन लेके चलिए, ट्रैक ट्रैक करिए। और नेचर से नेचर को तब तक मत छेड़िए जब तक आप उसके बारे में जानते ना हो। अब आप अगर उस प्लांट को नहीं जानते, टच मत करो। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि अभी भी एक कॉमन आदमी के दिमाग में जो पॉइजनिंग का रिलेटेड परसेप्शन है, वो जैसा आपने बताया आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, कि वो आज भी इसी तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जब हम कल्चर की बात करते हैं, पॉइजन की बात करते हैं, जब हम बिलीव्स की बात करते हैं, अभी होली आने वाली है कुछ ही समय में। होली में एक चीज़ का बहुत प्रचलन होता है जिसको हम कहते हैं भांग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये तो कल्चरल बिलीफ है, हम घर में बहुत सारे लोग लेते थे। फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से भांग कब एक कल्चरल बिलीफ से एक इंटॉक्सिकेशन की तरफ चली जाती है? सर, भांग बेसिकली है क्या? भांग है कैनाबिस सटाइवा करके एक प्लांट होता है, उससे भांग बनाई जाती है। इसमें होता है टीएचसी, कैनाबिनॉइड। बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बोलें तो ये करता है दिमाग पे असर। आप भांग को स्टैंडर्डाइज, जैसे हमारे कल होली, जैसे आपने बोला होली आने वाली है, होली में क्या होगा कि लोग घर पे होममेड एडिबल्स बनाते हैं भांग के। अब एडिबल्स में प्रॉब्लम क्या है कि उसका होगा डिलेड इफेक्ट, वो थोड़ी देर के बाद इफेक्ट करता है। तो आप डोज तो स्टैंडर्डाइज कर ही नहीं सकते हो। होममेड प्रिपरेशंस में डोज स्टैंडर्डाइज नहीं हुई। अब भांग का इफेक्ट क्या होता है? न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। आपका जजमेंट इम्पेयर होगा, आपका रिएक्शन टाइम इम्पेयर हो जाएगा, आप इम्पल्सिव हो जाओगे। तो सारी चीजें भांग अफेक्ट करता है। और अगर भांग को आपने अल्कोहल के साथ मिक्स कर लिया होली में, तो सोने पे सुहागा है सर। फिर तो आप मेडिको लीगली बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाओगे। और उसके बाद अगर आप अब आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जजमेंट तो इम्पेयर हो गया, आपका रिएक्शन टाइम इम्पेयर्ड है। आप ड्राइव कर रहे हैं बहुत भांग सारे लेके। लोग सिर्फ नहाने लग जाते हैं, बस कंटिन्यूअसली हाँ, नहाते रहते हैं, हाँ, पंखा देख रहे हैं, पंखा देखते रहते हैं, मतलब बिल्कुल एक ही सर। सेम ही रिएक्शन को आई थिंक रिपीट करने लग जाते हैं। रिपीट नहीं सर, बस स्लो हो जाता है। वो आप न्यूरो कॉग्निशन आपका बिल्कुल इम्पेयर हो चुका है। और उसके बाद अगर अब आप कुछ आपके साथ दिक्कत हो जाए, आप गिर जाओ, आप यू यू वोंट बी मतलब रिमेम्बरिंग दैट। तो भांग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आप होममेड प्रिपरेशन में तो डोज स्टैंडर्डाइज कर नहीं सकते। बाहर जो भी आपको प्रिपरेशंस मिलते हैं भांग के, वो भी होममेड, बेसिकली वो भी फैक्ट्री मेड ही हैं। उसकी भी आप डोज डिफाइन नहीं कर सकते। जो उस पे ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, फसाई ने बोला है उसके इंग्रेडिएंट्स लिखो, लेकिन भांग में क्या इंग्रेडिएंट्स लिखोगे आप? भांग का कोई डोज डोज स्टैंडर्डाइज नहीं है। वो डायरेक्टली आपके CB1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और आपके न्यूरो कॉग्निशन को अफेक्ट करेगा। आपका जजमेंट उसमें हिंडर होगा, और फिर आप मेडिको लीगली आप यू आर डेंजरस टू द सोसाइटी। तो सही। होली में आप एंजॉय करो भांग। मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप एंजॉय करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भांग के साइड इफेक्ट्स क्या है। सो आई थिंक ना ही इंजॉय करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो बिल्कुल वो सर। वो ज़्यादा बेटर वे टू पुट इट अप होगा, जितना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। कल्चरल बिलीव्स की हमने बात करी, हमने काफ़ी डिस्कशन किया पास्ट में क्या होता था, बॉलीवुड की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं हमारे स्पेशली जेनजीज के बारे में, आज के ट्रेंड के बारे में। तो जब हम जेनजीज की बात करते हैं तो सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, सॉफ्ट लॉन्चेस, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आते हैं। लव आजकल गहराइयाँ, बहुत सारी मूवीज भी इनके बारे में बात करती हैं। ये अनक्लियर रिलेशनशिप्स, कंसेंट और इंटेंट को ये कैसे कॉम्प्लिकेट करती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो हमारी प्रोजेनीज होती हैं, दे आर एनीवे सुपीरियर टू द फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये बायोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है, फिनोमिना है, इसको हेटेरोसिस बोलते हैं। तो ये तो हम किसी भी तरीके से नहीं कह सकते कि जेनजीज बेवकूफ़ हैं। जेनजीज बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो वो अभी फॉलो कर रहे हैं, सिचुएशनशिप्स हैं, मतलब इसके खिलाफ कोई नहीं है। मतलब दीज आर वेरी गुड थिंग्स। अगर आप प्रीवियसली अगर आप अपने अपने पेरेंट्स को देखेंगे, उनके पास चॉइस नहीं था। उनके अरेंज मैरिज हुई, अब आपको जबरदस्ती किसी के साथ बांध दिया गया। अब आपको पूरी जिंदगी उनके साथ बितानी है, आपको रहना है या नहीं रहना है, या आपका चॉइस नहीं है। सिचुएशनशिप में या और जो भी रिलेशनशिप जेनजीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें उनके पास चॉइस है। बट प्रॉब्लम कब आता है सर? दो लोग जब साथ रह रहे हैं बाई चॉइस, बट दोनों के इंटेंशंस अलग। अब एक
इंसान कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं आपको टच कर सकता हूँ, पर दूसरा वाला कहता नहीं, मैं तो वी वर जस्ट फ्रेंड्स। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है सर, यहाँ पे आती है कंसेंट की प्रॉब्लम, यहाँ पे आती है इंटेंट की प्रॉब्लम। अब आप जो मूवीज में दिखाते हैं लव आजकल या गहराइयाँ जो आपने बताई, ये सब ग्रे जोन को दिखाते हैं सर। एक ग्रे जोन है, 3 घंटे में एक मूवी खत्म हो गई, यहाँ पे दो इंसान सिचुएशनशिप में अपनी पूरी जिंदगी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उस ग्रे जोन को लेके अपनी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकते हो। जेंजीज कि मतलब व्हाट दे आर डूइंग इज वेरी फेबुलस, मतलब दे आर लिविंग देयर लाइफ। उनके पास चॉइस ऑफ करियर है, उनके पास चॉइस है कि आप किस पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, उनके पास हर चीज दे आर डूइंग इट इन देयर ओन वे, जो कि शायद मिलीनियंस हमारे पास भी ऑप्शंस नहीं था। पापा ने बोला ये करना है तो करना है, बट उनके पास दे हैव देयर ओन थिंग्स टू से कि नहीं ये क्यों करना है, ये क्यों नहीं करना। बट प्रॉब्लम्स, सिचुएशनशिप्स, घोस्टिंग, ऑल दीज टर्म्स जो अभी एक्चुअली वो अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी आती है जब दो इंसान डिफरेंट इंटेंशंस के साथ हों बट एक साथ हों। सो वैलेंटाइंस की हम बात कर रहे थे, वैलेंटाइंस मंथ इज अराउंड द कॉर्नर अराउंड दिस टाइम। तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में पोस्ट ब्रेकअप भी ऐसा देखा गया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉकिंग एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हरासमेंट। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉकिंग एंड हरासमेंट? सर बेसिकली स्टॉकिंग हो या हरेसमेंट हो, अगर आप किसी इंसान का, आप फिजिकली आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हो, या मेंटली हार्म पहुंचा रहे हो, या सोशली आप हार्म पहुंचा रहे हो, या उसके रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ हर्ट में आती है या असॉल्ट में आती है। बेसिकली अगर आप स्टॉक कर रहे हो तो आप उसकी पर्सनल प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो, आप उनको इनसिक्योर फील करा रहे हो, तो यू आर डूइंग एन असॉल्ट, यू आर मेडिको लीगली यू विल बी हेल्ड बाय द कोर्ट, मतलब आप ये नहीं कर सकते हो। एंड हरासमेंट इज ऑल्सो सेम सर, हरासमेंट में भी आप किसी, अगर जरूरी नहीं है आपने किसी को फिजिकली ही हर्ट करना है, अगर आप मेंटली भी हर्ट कर रहे हो, या आप उसके माइंड या उसके रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हो, या सोशली उसको हर्ट कर रहे हो, then also you will be liable by the court, you will be called in the court, and you'll get punishment for that, legal punishment. सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन टू से इज इमोशनल फॉल आउट तक ठीक है, बट उसके बाद एनीथिंग दैट फॉल्स इनटू दैट परव्यू विल बी कंसिडर्ड अ मेडिको लीगल इशू। एग्जैक्टली सर, मतलब आप किसी, आप वट एवर आपका ब्रेकअप किसी भी रीजन से हुआ हो, बट इन एनी कंडीशन अगर आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, एंड इफ ही और शी इज फीलिंग इनसिक्योर अबाउट इट, इट इज अ हर्ट, एंड आप उनकी पर्सनल प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो, Breach एंड ऑब्वियसली कोर्ट विल गिव यू पनिशमेंट फॉर दैट। सो इज देयर समथिंग लाइक डिलीटेड चैट्स इन फॉरेंसिक्स? सर डिलीटेड चैट्स तो हाँ, आप अपने फ़ोन पे डिलीट कर सकते हो, मैं अपने फ़ोन पे डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन जो भी आपने ऑनलाइन एक बार डाटा भेज दिया वो एनक्रिप्ट रहेगा सर, मतलब उसके इम्प्रिंट्स मेटा डाटा के थ्रू साइबर निकाल सकता है। एंड डिलीटेड चैट्स हो, या आप एक बार ऑनलाइन अगर आप आ गए हैं, आप उस सिस्टम का पार्ट हैं, अब आप कुछ भी डिलीट करो या कुछ भी करो, उसके इम्प्रिंट्स रहेंगे। इफ रिक्वायर्ड, cyber organizations will take it out and do the needful. You'll be liable for that, right? So I think there's nothing like deleted chats. मतलब There is in nothing. forensic there's nothing like deleted chats. Nice. So जब हम बात करते हैं अभी recent events की, अगर हम बात करें, बहुत ही sad incident जो last year भी हुआ, there was an aviation disaster जिसको बारे में सब जानते हैं। जब ऐसे डिजास्टर्स होते हैं, ऐसी कैलामिटीज होती हैं, मे बी अ ट्रेन एक्सीडेंट, एन एविएशन डिजास्टर, या कोई भी पब्लिक हेल्थ इशू जब ऐसा इमर्ज करके आता है, इन सच केसेस ऑफ एविएशन डिजास्टर यूजुअली ऐसा चाहा जाता है कि फॉरेंसिक्स की बहुत जल्दी अपना रोल प्ले करें एंड बहुत जल्दी एविडेंस दें। बट मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे ही एविडेंस मिल पाता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर जब भी मास डिजास्टर होता है तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस, मतलब प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से भी है, आप उन फैमिलीज़ के जिनके लोग उसमें डेथ्स हुई है, जिनका लॉस हुआ है, उनका इमोशन वो भी एक टाइप का प्रेशर ही है। और मास डिजास्टर में सर इतने डिसीज के आप डीएनए आपको निकालने हैं, डीएनए मैचिंग करनी है, तो इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, और आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए उतने ज़्यादा, रिसोर्सेज भी नहीं होते।
आपको फील्ड पे वर्क करना है, फील्ड वर्क करना है, आपको सैंपल्स निकालने हैं साइट से, आपको सैंपल्स लेके लैब जाना है, लैब में आपको टेस्ट करना है, फैमिलीज के डीएनए के साथ आपको मैच करना है। बेसिकली इट इट इज अ प्रोसीजर। फॉरेंसिक सर, मतलब इट्स वेरी वियर्ड टू से दैट, बट फॉरेंसिक या कोई भी साइंस इमोशंस पे काम नहीं करता सर। उसकी प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट होती है, एक पूरा तरीका होता है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होता है। मतलब मैं समझता हूँ कि जो इमोशंस हैं उन रिलेटिव्स के बहुत हाईएस्ट लेवल पे है, लेकिन हमारा काम भी सर उनको उनके ही रिलेटिव देना आफ्टर द डिजास्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इट टेक्स अ लिटिल टाइम। तो थोड़ा भरोसा रखना होता है फोरेंसिक्स पे। So what exactly is the role of forensics in such disasters? सर, सबसे पहला रोल ही यही होता है कि आपको सबसे पहले जो जो भी डिसीज्ड है उनकी बॉडी को डिग्निफाइड वे में उनके घर वालों तक पहुंचाना है ताकि वो क्रिमेशन कर सके। बट आप उस डिसीज्ड की बॉडी सही जगह पहुंचाओ, वहां पे फोरेंसिक करोगे। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि डीएनए मैचिंग हो, डीएनए मैचिंग होके सही रिलेटिव और सही डिसीज्ड का कॉम्बिनेशन पहचाना जाए और उनको वो बॉडी सौंपी जाए। अब कई बार क्या होता है सर कि वहां पे बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हाथ किसी और का मिला तो पैर किसी और का मिला, सर किसी और का मिला, उसमें इतना ज़्यादा, इस प्रोसीजर में इतना टाइम लगता है कि आपको पूरा एक ह्यूमन बॉडीज के पार्ट को जोड़ के, और या जो भी आपको मिला है उसके डीएनए उसमें से सैंपल निकाल करके डीएनए मैचिंग करके आपको रिलेटिव्स तक पहुंचाना है। टाइम लगता है सर इसमें। So what do you think सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया है, फोरेंसिक्स को, डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लिकेट किया है, या एक एडिशनल प्रेशर रहता है फ्रॉम फ्रॉम इंडिविजुअल्स, फ्रॉम बिल्कुल फैमिलीज? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर एक सुई भी नीचे गिरी है तो अब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वो सुई से कब हथौड़ा बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ऑब्वियसली सर, जो काम हम नॉर्मली करते हैं विदाउट प्रेशर, सोशल मीडिया में आने के बाद वही काम हम विद प्रेशर करते हैं। उससे सर ऑब्वियसली एफिकेसी में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मतलब काम स्लो हो जाता है, या आप गलत काम करना स्टार्ट कर देते हो, या फिर आप जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें मिस आउट कर देते हो। तो ऑब्वियसली सर सोशल मीडिया मतलब किस बहुत तरीके से अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर आप काम को सोशल मीडिया से कनेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर। लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर। सो अब हम बात करें, देर आर सीसीटीवीज ऑल अराउंड, बट फिर भी केसेस काफ़ी डिले हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न है? सर सीसीटीवी मतलब इट इज, मतलब वो आपको क्या देगा? सीसीटीवी तो एक एविडेंस देगा ना सर, एक एक सरकमस्टेंशियल एविडेंस देगा कि ये दो लोग यहाँ पर थे और यहाँ पे इनकी लड़ाई हुई। अब दो लोगों की लड़ाई हुई, एक का मर्डर हुआ, अब बॉडी नहीं मिल रही है ना सर, तो सीसीटीवी क्या करेगा? बॉडी अब सब जगह तो सीसीटीवी है नहीं, अगर संजय वन में कहीं बॉडी पड़ी हो तो उसमें भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को टाइम लगता है, एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके पास लेके भी आया है कि अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ है। आप क्या करेंगे? आप अपना काम करेंगे, मैं टॉप्सी करके उनको कॉज ऑफ डेथ दूंगा, टाइम ऑफ डेथ दूंगा, मैनर ऑफ डेथ दूंगा, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही करेगा। अब वो कितना एफिशिएंट है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कई लोग कोई केसेस एक दिन में भी हल कर लेते हैं, कई केसेस चलते रहते हैं सालों साल। सो आई थिंक जो आपसे बात करके मुझे समझ आ रहा है वो जो आई थिंक सबको सीखना चाहिए कि इमोशनल क्वेश्चन ऑल्दो हमारा हाई रहता है इन सारे वो चीज़ों में, लेकिन अगर हमें सही एविडेंस चाहिए या सही डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि हमारा जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट हो पाए, तो आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए फॉरेंसिक्स को, बिकॉज साइंस है, ये भी साइंस है, एंड साइंस टेक्स टाइम आई थिंक। सर बिल्कुल, साइंस का इमोशन से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, और टाइम भी देना चाहिए, और आप सिस्टम पे थोड़ा भरोसा भी रखना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इज़ वेरी लिंक्ड। वी आर लिंक टू पुलिस, पुलिस इज़ मतलब बहुत सारे तरीके से वो हम पे डिपेंडेंट है, हम उन पे डिपेंडेंट है, और सिस्टम ऐसे ही चलेगा। और भी बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं एक केस किसी को भी सॉल्व केस को सॉल्व करने के लिए। So,
So, coming to the last few questions of this podcast and this segment, and बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, जैसा मैंने सोचा था कि शायद हम काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कवर करेंगे आज। एक मूवी में जब हम बात करते हैं या किसी भी सिनेरियो में जब हम बात करते हैं, जो भी सीरियल किलर्स होते हैं या जो भी एक अक्यूज्ड होता है, उनको बहुत ही ग्रीन फ्लैग के फॉर्म में यूजुअली प्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही काम पॉइज्ड पर्सनालिटी है, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट ऑन द अदर वे अराउंड वो सारे ही इलीगल या सारे ही अननेचुरल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, व्हेन दिस ग्रीन फ्लैग टर्न्स इनटू अ रेड फ्लैग। सर, सबसे पहली बात तो कोई भी साइकोपैथिक बंदा या कोई भी क्रिमिनल इज दे आर जस्ट लाइक अस ओनली, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल ही है। सारा गेम दिमाग का है। ब्रेन में कौन सा इम्पेयरमेंट, कौन सा पार्ट इम्पेयर हो गया उसका आपको नहीं पता। ही कैन बिहेव नॉर्मल, ही आपको लगेगा कि वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता, जो कि बेसिकली आपके सोशल बिहेवियर को जस्टिफाई करता है, तो ऑब्वियसली ही विल डू समथिंग विच वी कॉल एज क्रिमिनल इंटेंट। मतलब तो जो जितने भी क्रिमिनल्स, जितने भी साइकोपैथ्स अभी तक हमारी हिस्ट्री में रहे हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं या जिनके बारे में हमने मूवीज में देखा है, कुछ के बारे में हमने बात करी, रमन राघव और इनकी तरह, तो एक किसी मतलब वो डिल्यूसिव पर्सनालिटीज थे, सिजोफ्रेनिक पर्सनालिटीज थे, पैरानॉइड पर्सनालिटीज थे। बट जरूरी नहीं है कि उनकी पर्सनालिटी उस समय ट्रिगर कर रही हो जब आप उनसे बात कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके साथ बैठ के नॉर्मली चाय पिएगा, वो उठ के जाएगा और अपनी वाइफ का मर्डर कर देगा, क्योंकि उस पॉइंट पे उनकी वाइफ से कुछ उनकी बातचीत ऐसी हुई जिसने उनकी उस पर्सनालिटी को ट्रिगर कर दिया एंड उन्होंने मार दिया। अभी पॉइंट टू बी नोटेड, पर्सनालिटी की मैं बात कर रहा हूँ सर, ये इसमें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नहीं है जो मैंने पहले बात करी थी। पर्सनालिटी इन अ वे कि उनके माइंड का कुछ ऐसा कॉग्निटिव फंक्शन ट्रिगर हुआ जो उनको वो करने पे मजबूर करता है। तो बेसिकली साइकोपैथ्स दे कैन बिहेव नॉर्मल इन मैनी कंडीशंस, बट उनका डिफरेंट साइड भी है। आप कैसे डायग्नोस करते हो इस साइट को? सर, किसी भी मेंटल इलनेस को डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बेसिकली जैसे हम बिहेवियर कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें मतलब 24/7 आप उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो। और ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मैं जब या कोई डॉक्टर या नर्स जब गई तब ही वो बेसिकली अपने साइकेट्रिक सिम्टम्स दिखा रहे हैं, उसके पहले तक नॉर्मल है। 24/7 ऑब्जर्व होगा। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट है हमारे पास, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि ये एक्चुअली में इनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है या नहीं, प्रीवियस हिस्ट्री, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है, सबसे बड़ा इटियोलॉजिकल फैक्टर है। और कोई प्रीवियस मेडिकल साइकेट्रिक हिस्ट्री रही है कि नहीं, कुछ ट्रीटमेंट है, साइकेट्रिक इश्यूज ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं या नहीं। तो मतलब इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डायग्नोस। मतलब एक इंटरव्यू में आप किसी को डायग्नोस नहीं कर सकते कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया और व्हाटएवर। तो आई थिंक काफ़ी लंबी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसको आप चैनलाइज करते हैं। सो आई थिंक काफ़ी कुछ समझ में आया हमको भी, एंड हम इट्स नॉट जस्ट लाइक अ बॉलीवुड मूवी जिसको हम मान के चल रहे थे कि अच्छा ये ऐसा होता है, एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर यू गाइज टू आइडेंटिफाई सच इंडिविजुअल्स। सो लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेंसिक्स, आपने काफ़ी सारी बातें करी, आपने एविएशन डिजास्टर, आपने पॉइजनिंग, आपने नार्को, आपने मल्टीपल पर्सनालिटी, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी अच्छी बातें हमको बताई। आपके हिसाब से कौन सा मिथ है या कौन सा बैरियर है जिसको आप ब्रेक करना चाहेंगे फ्रॉम अ फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन पॉपुलेशन? सर, मिथ तो मैं क्या, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया था सीआईडी के डॉक्टर सालोके की तरह, तो बेसिकली उसमें आपने देखा ही था ना कि वो सूंघ के बता देता था कि अरे ये तो ऐसे मरा है। ऐसा नहीं होता। फोरेंसिक मेडिसिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस इन मेडिसिन, और इसमें एक सिस्टमेटिक सिस्टम है। सिर्फ पोस्टमार्टम नहीं होते, वी डील विद मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरे इंटरव्यू में मैं यही बोलना चाहूँगा कि फोरेंसिक मेडिसिन बेसिकली इमोशंस पे नहीं चलता सर, वो एक साइंस है।
जिसको फॉलो करते हैं हम, वो उस पे चलता है। थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस में, और वो देना चाहिए और पता होना चाहिए कि टाइम लगेगा भाई। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा लर्निंग है हम सबके लिए भी कि इट टेक्स टाइम एंड टाइम लगता है तभी हम सही कंक्लूजन पे आ पाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य, आप आए यहाँ पे एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। सो अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही एक्सपर्ट्स को अपने चैनल पे लेके आएँ, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू लेट अस नो कि हम इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड व्हाट ऑल थिंग्स वुड यू लाइक टू हियर फॉर अ सेकंड पॉडकास्ट विद डॉक्टर आदित्य। सो थैंक यू सो मच।